चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th में लेसन नंबर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो बच्चों अगला टॉपिक है वो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अथवा हिंदी में कहते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। अब ये परिकल्पना क्या है बच्चों? ये परिकल्पना है एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो प्रकाश प्रक्रिया थी उसमें आपने पढ़ा था प्रकाश प्रक्रिया में फोटो फॉस्फोरीकरण, अर्थात प्रकाश ऊर्जा की सहायता से एटीपी का निर्माण। अब एटीपी का निर्माण कैसे होगा उसी को समझाने का जो सिद्धांत तो नहीं है, परिकल्पना है, उस परिकल्पना को कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। लाइट रिएक्शन के दौरान, प्रकाश प्रक्रिया के दौरान जो फोटोफॉस्फोरीकरण में जो एटीपी बनता है चक्रीय अथवा अचक्रीय में बच्चों, वो एटीपी कैसे बनेगा उसको समझाने की एक परिकल्पना है रसोपरासरणी परिकल्पना, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बच्चों, परासरणी है, ऑस्मोटिक है, यानी यहां पे आपको सांद्रता प्रवणता उत्पन्न करनी पड़ेगी। एक टॉपिक आपके पास आएगा सांद्रता प्रवणता। अबे सांद्रता प्रवणता क्या है? पॉइंट क्या था कि ऑस्मोटिक क्यों कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक क्यों है? केमी ऑस्मोटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि बच्चों ऑस्मोटिक शब्द है, यहां पे आपको सांद्रता प्रवणता उत्पन्न करनी पड़ी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते किसे है? तो एक जगह किसी चीज की मात्रा या सांद्रता ज्यादा हो, दूसरी जगह उसकी सांद्रता कम हो, फिर दो विस्तारों के बीच जो सांद्रता का अंतर है बच्चों, उसे सांद्रता प्रवणता कहते हैं। क्या है सांद्रता प्रवणता? किसी एक विस्तार में किसी एक चीज की सांद्रता बहुत ज्यादा है, दूसरे विस्तार में उसकी सांद्रता बहुत कम है, तो सांद्रताओं के बीच, दो विस्तार की सांद्रताओं के बीच का जो अंतर है उसी को सांद्रता प्रवणता कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लीजिए ये जो थाइलेकॉइड है, ठीक है, उसकी ये झिल्ली है, झिल्ली के अंदर बच्चों ये ल्यूमेन है, अवकाशिका बोलते हैं, और ये बाहर स्ट्रोमा है। आपको पता है कि ग्रेना के बाहर स्ट्रोमा। तो ये एक थाइलेकॉइड है, इस थाइलेकॉइड का ये ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में मान लीजिए प्रोटॉन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, मान लीजिए यही होगा, और स्ट्रोमा में बच्चों प्रोटॉन की सांद्रता कम है। अब प्रोटॉन की सांद्रता दो विस्तारों में अलग अलग हो गई है। ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की सांद्रता ज्यादा है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की सांद्रता कम है। प्रोटॉन की सांद्रता के इस अंतर को उसकी सांद्रता प्रवणता अथवा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा एटीपी का निर्माण कर लेती है। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है कि रसोपरासरण, केमी ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक शब्द है तो आपको सांद्रता प्रवणता यूज करनी है।
प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों? आपको पता है कि ये प्रक्रिया थैलेकॉइड के अंदर होगी। थैलेकॉइड आपने बना दिया, ये थैलेकॉइड की झिल्ली है। ये थैलेकॉइड के अंदर की गुहा है, इसे ल्यूमेन अथवा अवकाशिका कहते हैं, और ये बाहर स्ट्रोमा है। ल्यूमेन में H+ की मात्रा बढ़ेगी। H+ को प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ेगी। स्ट्रोमा में प्रोटॉन की सांद्रता घटेगी। दो विस्तारों के बीच प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर आएगा, इसे प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है बच्चों, इस ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे? इस ग्रेडियंट को प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो रसोपरासरण क्या समझाता है? सिद्धांत परिकल्पना क्या समझाता है? रसोपरासरण परिकल्पना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फोटोफॉस्फोरीकरण होता है उसमें एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है, यही है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक, अब डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनता है ये आपको बता दिया है। प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार उत्पन्न करनी है आपको, और उन प्रक्रियाओं पर भी आपको ध्यान देना है जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होती है, ताकि आप उन चरणों को बच्चों सुनिश्चित कर सको जिस कारण से प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। आप उन चरणों को समझ सको, निश्चित कर सको जिस कारण प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन ग्रेडियंट का विकास होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का विकास होगा कैसे, वो आपको डायग्राम से आपको बच्चों समझना है। देखिए, ये जो पिंक कलर है बच्चों, ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है थैलेकॉइड का। ये थैलेकॉइड की झिल्ली है, जो आपको ये पिंक कलर बता रखा है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये अवकाशिका है। थैलेकॉइड के बाहर जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा है, ये थैलेकॉइड झिल्ली है, ये अवकाशिका है। अब किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्ली के आर पार उत्पन्न होता है, वो आपको देखना है। तो बच्चों ये आपने देखा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का प्रकाश के द्वारा अपघटन हुआ था, ऑक्सीजन मुक्त हुई थी जो वातावरण में चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन P680 यानी PS सेकंड में जाएगा, वहां से साइटोक्रोम में जाएगा, वहां से PS फर्स्ट में जाएगा, और PS फर्स्ट से अंत में मिल जाएगा Na-DP को। ये हमने प्रकाश प्रक्रिया के दौरान पढ़ा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, PS सेकेंड, PS फर्स्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने। अब यहां पे प्रवणता उत्पन्न कैसे होती है, उसके तीन कारण हैं। पहला कारण है बच्चों ये, पहला कारण ल्यूमेन के अंदर, थैलेकॉइड की जो अवकाशिका है उसके अंदर पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन होता है, और आपको क्या मिलेगा? H+ उत्पन्न होता है। क्योंकि ल्यूमेन में, अवकाशिका में H+ बन रहे हैं, तो इसकी मात्रा, जाहिर सी बात है इसकी मात्रा यहां ज्यादा होगी। ये पहला कारण। दूसरा कारण बच्चों ये है, पानी ने जो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए PS सेकंड में गया, PS सेकंड से उस इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन वाहक के पास। PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है बच्चों,
उस इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वाहक के पास जाना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाहक के पास नहीं जाता है, वो प्रोटॉन ग्राहक के पास जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राहक के पास नहीं गया, वो प्रोटॉन ग्राहक के पास गया। ठीक है, प्रोटॉन ग्राहक है PQ, प्लास्टोक्विनोन। ये प्रोटॉन ग्राहक है, इसके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, ये ऋणावेशित होगा, ये PQ क्या करेगा बच्चों? देखिए ये यहाँ पे PQ है, ये PQ इस स्ट्रोमा से H+ को लेगा, स्ट्रोमा से H+ आया, अवकाशिका से पानी के विघटन द्वारा इलेक्ट्रॉन गया और ये बदल गया PQH2। अब ये बताए कि H कहां से आया है? ये H देखो स्ट्रोमा से आया है, मतलब स्ट्रोमा से आया है, तो स्ट्रोमा में इसकी मात्रा कम होगी। अब ये PQH2 टूटेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन वाहक के पास, साइटोक्रोम के पास, और H आ जाएगा अंदर, 2H+ आ जाएंगे अंदर। ये देखिए H+ अंदर, इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम के पास। तो बाहर से H अंदर आ, मतलब अवकाशिका में H+ की मात्रा और बढ़ गई। पहला कारण क्या था? पानी का अपघटन, H+ बना। दूसरा कारण, जो पानी से इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के गोया था, PS सेकंड ने उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाहक के पास नहीं गया सीधा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राहक के पास नहीं गया, वो प्रोटॉन ग्राहक के पास गया, PQ के पास गया, और PQ ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया, स्ट्रोमा से H+ को लिया और PQH2 बना दिया। ये PQH2 टूटेगा तो H+ अवकाशिका में ल्यूमेन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अपना जहां उसको जाना है साइटोक्रोम में वहां चला गया। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण बच्चों ये, NADP को H+ चाहिए। NADP रिडक्टेज जो इन दोनों को जोड़ेगा आपस में, जो NADP का रिडक्शन करेगा, रिडक्टेज एंजाइम, ये बच्चों स्ट्रोमा की ओर होता है। अगर ये स्ट्रोमा की ओर है तो सीधी सी बात है, ये H+ कहां से लेगा? स्ट्रोमा से लेगा। तो NADP के साथ जुड़ने वाले H+ कहां से आएंगे? स्ट्रोमा से आएंगे, और क्या बनाएंगे? NADP H.H+। मैंने आपको बताया था, आप इसे NADPH2 लिख सकते हो। तो ये जो NADP के साथ जुड़े हुए दो हाइड्रोजन है, ये कहां से आए? ये स्ट्रोमा से आए, अर्थात स्ट्रोमा में H+ की और कमी हो जाए, जबकि अवकाशिका में H+ बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो ग्रेडियंट कैसे बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे उत्पन्न हुआ बताइए। पहला पॉइंट, ल्यूमेन के अंदर पानी का प्रकाश के द्वारा विघटन हुआ और H+ मुक्त हुए ल्यूमेन में, तो H+ की मात्रा बढ़ गई। पानी से इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के पास गए, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राहक के पास न जाकर प्रोटॉन ग्राहक के पास गया। वो तो प्रोटॉन ग्राहक है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा तो प्रोटॉन तो स्वीकार करेगा ही करेगा। ये प्रोटॉन कहां से आया? जो PQ ने जो H+ स्वीकार किया है, ये स्ट्रोमा में से आया है, और ये बन गया PQH2। ये PQH2 वापस टूटेगा PQ में, इलेक्ट्रॉन में और H में। H ल्यूमेन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF6 में चला जाएगा, B साइटोक्रोम में चला जाएगा,
B6F में, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा जाएगा NADP के पास। तीसरा कारण, NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा की ओर होता है। इससे क्या होगा बच्चों, NADP के साथ H+ को जोड़ना है, रिडक्शन करना है इसका, H+ को जोड़ेगा तो रिडक्शन होगा। तो ये H+ कहां से आएंगे? ये H+ स्ट्रोमा में से आएंगे, ठीक है। और स्ट्रोमा में से H+ का यूज होगा, स्ट्रोमा में H+ की मात्रा और कम हो जाए। तो ल्यूमेन में, अवकाशिका में प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, प्रोटॉन की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी है, और स्ट्रोमा में H+ की सांद्रता बहुत कम। तो एक ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा। 3 कारण है, ग्रेडियंट उत्पन्न होने के 3 कारण आपको बता दिए और अच्छी तरह समझना है। बच्चों, ग्रेडियंट श्वसन के समय भी उत्पन्न होता है आपकी कोशिकाओं में, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर और मैट्रिक्स में उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे थाइलेकोइड की झिल्ली है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे स्ट्रोमा है, वहां पे मैट्रिक्स होगा। यही चीज आपको अगले लेसन में भी पढ़नी है। अंतर आएगा किसका? थाइलेकोइड की जो झिल्ली है वो, उसकी जगह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा की जगह मैट्रिक्स। प्रोटॉन ग्रेडियंट वहां पे भी बनेगा, क्योंकि जहां जहां ATP बनता है वहां ग्रेडियंट उत्पन्न होगा ही। अब तो इसका ATP के बनने से क्या संबंध है? तो संबंध है बच्चों। संबंध क्या है? ये जो H+ है, प्रोटॉन है, ये केवल इस मार्ग से बाहर जा सकता है, और ये मार्ग है ATP सिंथेज एंजाइम है ये। इस ATP सिंथेज में 2 भाग हैं, इसको CF कहते हैं। इस CF में 2 भाग हैं, CF0 और CF1। ये CF0 कहां लगा है? झिल्लिका में लगा है। और CF1 कहां है? झिल्लिका से बाहर की ओर, स्ट्रोमा की ओर। यही मार्ग है H+ के लिए। बाकी पूरे की पूरी जो झिल्ली है बच्चों, झिल्लिका है, थाइलेकोइड की झिल्ली है, ये H+ के लिए अप्रवेशशील है, इम्परमेबल है। केवल एक यही रीजन है जिससे ये अंदर से बाहर जा सकता है। तो झिल्ली में ATP सिंथेज नामक एंजाइम होगा, जिसे CF कहेंगे। उस CF में 2 भाग हैं, CF0 जो कि झिल्ली में है, CF1 जो कि बाहर की ओर, स्ट्रोमा की ओर। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, पहला कारण। दूसरा कारण, तीसरा कारण। अब प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी तो ही ATP बनेगा। हमारा टॉपिक ये थी ATP का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी तो ATP बनेगी। प्रोटॉन प्रवणता क्यों टूटेगी? क्योंकि जो ल्यूमेन अवकाशिका है उसमें प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन की संख्या बहुत कम है। तो झिल्ली में बच्चों, झिल्लिका में ATP सिंथेज क्या करेगा? प्रोटॉन की पारगमन वाहिका CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होगी। 2 भाग है, एक है F0 झिल्लिका में है, दूसरा है F1 जो थाइलेकोइड से बाहर की ओर निकला है, स्ट्रोमा की ओर होता है, आपको बता दिया। अब प्रवणता को टूटना, प्रवणता का भंजन, अर्थात इस प्रवणता को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा F1 प्रदान करता है। F1 को जैसी ऊर्जा मिली, इसका आकार बदल जाएगा। आकार बदली
H+ वहां से बाहर आएंगे। जब बहुत तेज से ये बाहर आते हैं तो ये ऊर्जा मुक्त करते हैं और ये ऊर्जा एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़कर एटीपी का निर्माण करवा देती है। देखिए, जो F0 है वो क्या करेगा बच्चों, एक चैनल बनाएगा, ये मार्ग नलिका बनाएगा, किसके लिए, H1 को आने के लिए। अब मान लीजिए एक रूम में 60 बच्चे हैं, एक एक करके बाहर गए तो दरवाजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी ने कहा कि भाई क्लास में बम रखा है, सारे बच्चे एक साथ दरवाजे की ओर जाएंगे, दरवाजा टूट सकता है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो H+ जैसे इसको अवकाश मिलेगा, नलिका मिलेगी, ये बहुत तेजी से यहां से भागेंगे बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, बाहर उसकी मात्रा बहुत कम है, सिंपल प्रसरण होना है, अधिक सांद्रता से बहुत तेज से कम सांद्रता की ओर जाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ये ऊर्जा CF1 जो F1 है उसका आकार बदल देंगे, उसकी स्वरूपण है उसको बदल देंगे, और जैसे इसका आकार बदला बच्चों, ये भी ऊर्जा मुक्त करेगा और ये ऊर्जा एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़कर एटीपी का निर्माण कर दे। ठीक है, तो पहले नलिका किसने बनाई, F0 ने बनाई। उस नलिका में से कौन बहुत तेज से पास होंगे, H+ प्रोटॉन पास होंगे, बहुत तेज से पास होंगे तो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ये ऊर्जा F1 के स्वरूपण को बदलेगी, F1 ऊर्जा प्रदान करेगा और वो ऊर्जा एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़कर एटीपी का निर्माण करवा देगा। यही है प्रोटॉन परवर्णता द्वारा एटीपी का निर्माण। प्रोटॉन परवर्णता उत्पन्न करना है, 3 कारण होंगे। प्रोटॉन परवर्णता को तोड़ना है, तो रचनाएं भाग लेंगे F0 और F1, ठीक है, और एटीपी का निर्माण करना है। यही है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब रसोपरासरण केमी ऑस्मोसिस के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है? आपको पता है बच्चों, एक झिल्लिका चाहिए जिसके अंदर बाहर प्रवणता उत्पन्न करनी है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए। आपको पता है पंप क्या करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ऊर्जा, क्योंकि ये सक्रिय वहन कराना है। ठीक है, कब, अभी H+ बाहर तो आ गए, अब इसको अंदर भी भेजना होगा, तो एक झिल्लिका चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन प्रवणता चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता नहीं बनेगी तो प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा बच्चों, और एटीपी सिंथेज चाहिए। तो 4 चीजें हैं जो केमी ऑस्मोसिस के लिए आवश्यक है। झिल्लिका, किसकी झिल्लिका, यहाँ पे झिल्लिका किसकी है, थैलेकोइड की है। श्वसन में झिल्लिका माइटोकॉन्ड्रिया की होगी। प्रोटॉन पंप वहां पे भी है, एक प्रोटॉन प्रवणता यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, एटीपी सिंथेज यहाँ पे भी होगा, वहां पे भी होगा। कौन क्या काम करेगा वो आपको बता दिया। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा का उपयोग होता है, तो पंप देगा उसको, ताकि थैलेकोइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल, F0 के पास चैनल अथवा नलिका होती है, जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण का अवसर देती है, और एटीपी सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है, और ये ऊर्जा एटीपी संश्लेषण को क्या करेगी, उत्प्रेरित करेगी। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पन्न, अब इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहा गया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लास्ट में NADPH के पास गया, है ना, लास्ट में कहा गया था, NADP के पास गया था, क्या बना था, NADPH.H+, और ATP कहां बनेगा, स्ट्रोमा में बनेगा। ठीक है, तो NADPH ATP जैसे ये बनेंगे बच्चों, स्ट्रोमा में इनका तुरंत उपयोग हो जाएगा। ये CO2 का रिडक्शन करेंगे
और C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। शर्करा के संश्लेषण के लिए तीनों चीजें आवश्यक है, NADPH, ATP, ये दोनों बन गए कहां पे? स्ट्रोमा में। हालांकि बने थे प्रकाश प्रक्रिया में, लेकिन इनका उपयोग होगा अंधकार प्रक्रिया में। ये अंधकार प्रक्रिया है, ग्लूकोज का निर्माण अंधकार प्रक्रिया स्ट्रोमा में हो रही है। तो जैसे ये दोनों बनेंगे बच्चों, ये दोनों CO2 को रिड्यूस करेंगे स्ट्रोमा में और ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को अंधकार प्रक्रिया अथवा जैव संश्लेषण, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। समझने के लिए बच्चों आपको पहले ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको बनाना है तभी आप समझ पाओगे। यहाँ पे लिखा नहीं है ढंग से, ये PQ से PQH2 मैंने यहाँ लिख दिया है, PQ से PQH2 यहाँ लिखा है, बाकी इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो तैयार कीजिए। टॉपिक को नहीं समझ में आया मुझे मैसेज कीजिए। पढ़िए बच्चों, एक बार समझ में, 2 बार पढ़िए, 2 बार या 3 बार, इसलिए वीडियो बनाया है। जूम पे क्या होता है, जो पढ़ा दिया एक बार आपको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो फिर कोई समझाने वाला आपको नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय।